नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसकी मेंस 2021 में पूछे जाने की संभावना है तथा हम जानेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि समाजशास्त्र से टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 8 नंबर के 2 क्वेश्चन और 10 नंबर के 2 जिसमें कि एक बनाना होता है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस से। ठीक, पहला क्वेश्चन है समुदाय की विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो समुदाय क्या होता है? समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसमें हम की भावना होती है। ठीक, इसमें विशेषताएं पूछा गया है, क्या लिख सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि समुदाय मूर्त होती है, अर्थात मूर्तता। चूंकि समुदाय व्यक्तियों का समूह है, इसे हम देख सकते हैं, अतः यह मूर्त होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य और अनिवार्य रूप से होता है। जैसे मैं रायपुर में हूं तो मैं रायपुर का सदस्य हूं, बिलासपुर में रहूंगा तो बिलासपुर नाम के समुदाय का सदस्य बन जाऊंगा। ठीक है, तीसरी इसकी विशेषता है इसका विकास स्वतः होता है। ठीक है, समुदाय का विकास स्वतः होता है, इसका विकास जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जाता। जैसे कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर जाकर रहने लगे, वहां के लोगों को अपना समूह मान ले, उनसे बातचीत करने लगे तो वह समूह समुदाय का रूप ले लेता है। ठीक, चौथी विशेषता आप लिख सकते हैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में स्थायी रूप से निवास करता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को बताइए। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय। ठीक, तो इस संप्रदाय के समर्थक कौन कौन हैं जान लेते हैं। सीमेल, मैक्स वेबर तथा टॉनिज इस संप्रदाय के समर्थक हैं। इनका मानना है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, अर्थात इसका संबंध अन्य विज्ञानों से नहीं है। ठीक, दूसरा होता है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के समर्थक है सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस। इनका मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, अर्थात इसका संबंध अन्य विज्ञानों से है। ठीक है, जैसे समाजशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से है। समाजशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से है। ठीक, उदाहरण के लिए कोई महिला बाजार में सब्जी बेचती है। ठीक, तो उसके द्वारा सब्जी का बेचना और हमारे द्वारा खरीदना एक आर्थिक क्रिया है जो कि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। ठीक, और महिला द्वारा बाजार से सब्जी को घर लेकर जाना, सब्जी को बनाना, अपने बच्चों को खिलाना, उनका पालन पोषण करना, ये एक सामाजिक क्रिया है जो समाजशास्त्र का हिस्सा है। अतः दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा कौन मानते हैं? तो समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग मानते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आश्रम व्यवस्था को समझाइए। आश्रम व्यवस्था को समझाइए, ये 2 नंबर का पूछा गया है। इसमें आप लिख सकते हैं कि आश्रम श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रयास करना। जीवन को 100 वर्षों का मानकर इसे 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। ठीक, 25 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक, 50 से 75 वर्ष तक और 75 वर्ष से ज्यादा को संन्यास आश्रम के अंदर रखा गया है। ठीक, ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। वह विद्या अध्ययन, गुरु सेवा, कर्तव्य परायणता, अनुशासन इत्यादि बातों को सीखता है। ठीक, गृहस्थ आश्रम क्या है? विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम का उद्देश्य है धर्म, प्रजा तथा
रति। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? सांसारिक सुखों से विरक्त होकर व्यक्ति अकेले या अपनी पत्नी के साथ इस आश्रम में प्रवेश करता है। ठीक है। संन्यास आश्रम, व्यक्ति फल की इच्छा से रहित निष्काम कर्म करता है, वह मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, ईश्वर की साधना में लीन हो जाता है। ठीक है। तो ये आश्रम व्यवस्था को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति और वर्ग में अंतर लिखिए। ठीक। तो जाति और वर्ग में आप पहला अंतर लिख सकते हैं कि जाति प्रदत्त होती है जबकि वर्ग अर्जित होती है। ठीक है। मैं जन्मजात देवांगन हूं, देवांगन मेरी जाति है। ठीक। जबकि वर्ग, कोई व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। ठीक। इसलिए वर्ग अर्जित होती है और जाति प्रदत्त होती है। ठीक। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि जाति वर्ग की तुलना में कठोर होती है। ठीक। तीसरा अंतर लिख सकते हैं कि जाति में विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं। एक व्यक्ति अपनी जाति या अपनी उपजाति में विवाह कर सकता है, अन्य जातियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। ठीक। जबकि वर्ग में विवाह संबंधी प्रतिबंध नहीं होते। एक वर्ग का व्यक्ति अपने वर्ग या दूसरे वर्गों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक। चौथा अंतर आप लिख सकते हैं, भोजन संबंधी प्रतिबंध। ठीक है। जाति में भोजन संबंधी प्रतिबंध होते हैं, जैसे जाति के सदस्य अपने सदस्यों को यह बताते हैं कि उन्हें किनके यहाँ भोजन करना चाहिए, किनके यहाँ नहीं, जबकि वर्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक। आप लिख सकते हैं पांचवा, पेशा। ठीक है। जाति में पेशा निश्चित होता है। ठीक। प्रत्येक जाति का कुछ न कुछ परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, जबकि एक वर्ग का व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर और डिप्टी कलेक्टर बन सकता है। क्लियर है। किंतु वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो चुका है। आज व्यक्ति अपनी जाति के परंपरागत व्यवसाय को न चुनकर अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी व्यवसाय का चुनाव कर पाने में सक्षम है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज में घटित होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहा जाता है जो मानवीय व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं तथा प्रकार्यों में होते हैं। ठीक। सामाजिक परिवर्तन के कई कारक होते हैं, प्राकृतिक कारक, भौगोलिक कारक, जनसंख्यात्मक कारक, आर्थिक कारक इत्यादि। ठीक। इतना इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूची क्या है? जिसे अध्ययनकर्ता सूचना दाता से पूछकर या व्यक्तिगत अवलोकन करके भरता है। ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष या निष्पक्ष अध्ययन किया जा सकता है तथा इसमें उत्तर प्राप्ति की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंक के क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, संस्था क्या है, इसके महत्व बताइए। संस्था क्या है? संस्था मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में नियमों, विधि विधानों तथा कार्य प्रणालियों का संगठित रूप है। ठीक। संस्था नियमों, विधि विधानों तथा कार्य प्रणालियों का संगठित रूप है। समिति के कुछ उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था नियमों तथा कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। ठीक है। इसके महत्व देखते हैं। इसके महत्व में हम लिख सकते हैं कि यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है, यह व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती है, व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती है। ठीक है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि यह संस्कृति को हस्तांतरित करती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जित परिस्थिति निर्धारण के आधार लिखिए। सबसे पहले हम जानेंगे परिस्थिति क्या है। परिस्थिति व्यक्ति का समाज में पद का सूचक है। यह पद व्यक्ति को या तो समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जाता है या व्यक्ति अपने गुणों
और योग्यता के आधार पर इसे प्राप्त करता है। ठीक है। अब अर्जित परिस्थिति क्या है? ऐसी परिस्थितियां जिसे व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, क्या कहलाएगा? अर्जित परिस्थिति। ठीक, इसके निर्धारण के कई आधार हो सकते हैं, जैसे संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां इत्यादि अर्जित परिस्थिति निर्धारण के आधार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलगाव क्या है, विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो अलगाव क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने समूह या समाज से स्वयं को कटा हुआ महसूस करता है तो इसे अलगाव कहा जाता है। इसे कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया है कि जब व्यक्ति के उसके अपने कार्य पराई हो जाए, जो उसके द्वारा शासित न होकर किसी और के द्वारा शासित हो तथा उसके विरुद्ध हो, तो इसे अलगाव कहा जाता है। ठीक, अलगाव की विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि अलगाव एक अकेलापन है जिसमें सहारा देने वाले प्राथमिक संबंध नहीं होते। ठीक है, अलगाव शक्तिहीन महसूस करने की भावना को भी कहा जाता है। ठीक, अलगाव में व्यक्ति असंतोष महसूस करता है। ठीक, अलगाव का तात्पर्य दृढ़ता के अभाव से भी है, जिसमें व्यक्ति के विचार दूसरे लोगों के विचार से मैच नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया अलगाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 8 नंबर के पहले क्वेश्चन को। लिखा हुआ है सामाजिक नियंत्रण के साधन व अभिकरण लिखिए। साधन क्या होता है और अभिकरण क्या होता है? अभिकरण कोई समूह या संगठन है जो नियमों को या नियंत्रणों को लागू करती है, जबकि साधन क्या है? वह विधि या वह तरीका जिसके द्वारा उन नियमों को या उन नियंत्रणों को लागू किया जाता है। ठीक, तो इसके साधन और अभिकरण क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं परिवार। व्यक्ति का जन्म परिवार में होता है। परिवार के द्वारा व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है, निंदा की जाती है, उसकी उपेक्षा की जाती है, जिससे व्यक्ति अपने व्यवहारों के प्रति जागरूक हो जाता है और समाज के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। ठीक, दूसरा आप लिख सकते हैं जनरीति। जनरीति क्या है? जनरीति समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विधि है जो समाज के लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। इसका पालन करना एक परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। ठीक, जैसे माता पिता का अभिवादन करना जनरीति है। तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं लोकाचार। लोकाचार क्या है? जनरीति ही आगे चलकर लोकाचार में परिवर्तित हो जाती है। लोकाचार ऐसे विचार हैं जिसमें समूह कल्याण की भावना होती है। ठीक, जैसे अपनी ही जाति में विवाह करना लोकाचार है। मृत्यु होने पर समाज को खाना खिलाना लोकाचार है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना भी क्या है? लोकाचार है। ठीक, चौथा इसमें लिख सकते हैं प्रचार तथा प्रसार। प्रचार तथा प्रसार। प्रचार प्रसार के कई साधन होते हैं, जैसे अखबार, टीवी, पत्र पत्रिका, टेलीविजन, सिनेमाघर इत्यादि। ठीक, जिसके माध्यम से हम आज अंधविश्वासों, दहेज प्रथा, बाल विवाह को नियंत्रित करने में सफल हुए। ठीक है, अगला इसमें लिख सकते हैं हास्य तथा व्यंग। हास्य तथा व्यंग के द्वारा व्यक्ति के समाज विरोधी व्यवहार पर व्यंग की जाती है, व्यक्ति की मजाक उड़ाई जाती है, जिससे व्यक्ति अपने व्यवहारों के प्रति जागरूक हो जाता है और समाज के अनुरूप अपना व्यवहार करने लगता है। ठीक, इसमें आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट जनमत। जनमत व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित तथा निर्देशित करता है। यह सरकार की नीतियों को भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो इतने साधन और अभिकरणों को आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सहयोग क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सहयोग क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयत्न करें तो इसे सहयोग कहा जाता है।
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयत्न करें तो इसे सहयोग कहा जाता है। ठीक, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो मैकाइवर एवं पेज ने इसके दो प्रकार बताए हैं। पहला है प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग क्या है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही जैसा कार्य करें तो इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। ठीक, जैसे क्रिकेट मैच में बॉल को बाउंड्री में जाने के लिए फील्डर्स के द्वारा सहयोग किया जाना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। ठीक, अप्रत्यक्ष सहयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग कार्य किया जाना अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। जैसे हमारा लक्ष्य है आप लोगों को प्रशासनिक अधिकारी बनाना। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्टर सर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, ठीक है, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी है, सभी लोग अलग अलग तरीके से अपने कार्य कर रहे हैं और सभी का उद्देश्य है आप लोगों को डिप्टी कलेक्टर बनाना। तो इसे कहा जाएगा अप्रत्यक्ष सहयोग। इसके अलावा प्रोफेसर ग्रीन ने सहयोग को 3 भागों में बांटा है। प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार सहयोग के 3 प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक सहयोग, दूसरा है द्वितीयक सहयोग और तीसरा है तृतीयक सहयोग। ठीक, प्राथमिक सहयोग क्या है? इस प्रकार के सहयोग में सामूहिक कल्याण की भावना होती है। व्यक्ति तभी सहयोग करता है जब उसे लगता है कि मेरे सहयोग किए जाने से समाज का कल्याण होगा, समूह का कल्याण होगा। द्वितीयक सहयोग क्या है? इस प्रकार के सहयोग में व्यक्तिगत कल्याण की भावना होती है, इसमें व्यक्ति का स्वार्थ छुपा होता है। ठीक, तृतीयक सहयोग क्या है? जब दो व्यक्ति, दो समूह या दो राष्ट्र संघर्ष करते करते थक जाए और बदली हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूलन कर ले तो इसे तृतीयक सहयोग कहा जाता है। जैसे रसिया और यूक्रेन अभी संधि कर लेते हैं तो इसे कहा जाएगा तृतीयक सहयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्नावली क्या है, इसके प्रकार तथा गुण दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक, प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता डाक के माध्यम से उत्तरदाता को भेजता है तथा उत्तरदाता इसे भरकर पुनः लौटाता है। ठीक है, इसके प्रकार देखते हैं। प्रकार में आप लिख सकते हैं पहला संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें प्रश्न पहले से बने हुए होते हैं। इसमें प्रश्न की भाषा तथा शब्दों में परिवर्तन करने की अनुमति अनुसंधानकर्ता को नहीं होती। ठीक, दूसरा है असंरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पहले से बने हुए नहीं होते। इसमें प्रश्नों की भाषा तथा शब्दों को परिवर्तन करने की अनुमति अनुसंधानकर्ता को होती है। ठीक, तीसरा है बंद प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने निश्चित वैकल्पिक उत्तर दिए हुए होते हैं। इन्हीं वैकल्पिक उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर। तो इसमें किसी एक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है। ठीक, चौथा है खुली प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने वैकल्पिक उत्तर दिए हुए नहीं होते। इसमें प्रश्नों के उत्तरों को अपने हिसाब से प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, पांचवा है चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर चित्रों के रूप में दिए हुए होते हैं। ठीक है, उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है। उदाहरण के लिए जैसे पूछा आपके परिवार का आकार क्या है? ठीक, चित्र दिया रहेगा ये ऐसा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसी में से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है जो कि चित्र के रूप में दिए हुए होते हैं। अब आगे देखते हैं इसके गुण और दोष। इसके गुण में आप लिख सकते हैं कि यह सुविधाजनक होती है क्योंकि प्रश्नों की सूची को डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भेजा जाता है। ठीक, इसमें कम समय लगता है, न्यूनतम समय। इसमें ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
न्यूनतम व्यय, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है तो न्यूनतम श्रम। इन गुणों को आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं दोष। तो दोष में आप लिख सकते हैं कि प्रश्नावली में प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रश्नों की सूची को डाक के माध्यम से भेजा जाता है। जैसे कि हम अनुसूची में स्वयं जाते हैं और उत्तरदाता से ही प्रश्न के उत्तरों को पूछकर भरते हैं या अवलोकन करके भरते हैं, लेकिन प्रश्नावली में प्रश्नों की सूची को डाक के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक, इसलिए प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा, निष्पक्ष अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक, तीसरा लिख सकते हैं इसमें उत्तर प्राप्ति की संभावना कम होती है। ठीक, चौथा लिख सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं लिखे जाते। ठीक है, तो ये प्रश्नावली क्या है, इसके प्रकार और गुण दोषों को हमने देख लिया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है धर्म क्या है, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत लिखिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।